हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्रिया शरीर। क्रिया शरीर मतलब आयुर्वेद की फिजियोलॉजी। और क्रिया शरीर में हम देखेंगे, आज हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे क्रिया शरीर का। NCISM के सिलेबस के अकॉर्डिंग जो सेकंड चैप्टर दिया है वो है शरीर का दोष धातु, मल के मूलत्व और स्त्रोत्रों का विवरण। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे शरीर का दोष धातु और मल का मूलत्व क्या है। तो इसके बेसिक्स से देखते हैं। देह मतलब शरीर होता है, पुरुष होता है। क्रिया शरीर के पहले लेक्चर में हमने इसके पर्यायवाची बताए थे, वही है। देह को सुरक्षित रखने एवं उनके प्रीणन, पोषण तथा वर्धन हेतु जिन हेतुओं की प्रत्यक्ष रूप में आवश्यकता है उनको दोष धातु और मल कहते हैं। अपने शरीर को सुरक्षित रखने के लिए, इसका पोषण करने के लिए, इसका प्रीणन करने के लिए, इसका वर्धन करने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है वो कौन कौन सी तीन मुख्य चीज़ें हैं। पहली है दोष, दूसरा है धातु, तीसरा है मल। अगर आपने हमारी सारी वीडियोस देखी हैं अभी तक तो आपको दोष भी पता होंगे कौन कौन से हैं, धातुएं भी पता होंगी कौन कौन सी हैं और मल भी पता होंगे कि कौन कौन से होते हैं। और नहीं देखी हैं तो भी कोई बात नहीं, हम यहाँ पे उनके नाम बता देंगे। फिर ये लेक्चर पढ़ने के बाद एक बार आप उनको जाके देख लीजिएगा। तो अपन अपने सबसे पहले श्लोक से शुरू करते हैं। दोष धातु मलम मूलम ही शरीरम। ऐसा क्यों कहा गया है यहाँ पे कि दोष धातु मलम मूलम ही शरीरम? देखते हैं। दोष धातु और मल शरीर के मूल हैं। मूल मतलब जैसे पेड़ों में मूल होती है जड़, वैसे ही हमारे शरीर में मूल होते हैं दोष धातु और मल। पर यहाँ मूल का अर्थ आचार्य ने संयोग माना है, मतलब दोष धातु और मल के संयोग से ही शरीर बनता है। अब दोष, इसमें हम अपना सबसे पहला वर्ग देखेंगे, दोष वर्ग। कि दोष वर्ग क्यों इम्पोर्टेंट बोला गया है देखते हैं। दोषों से यहाँ वात पित्त कफ को लिया गया है, मतलब इन्हें शारीरिक दोष लिए आचार्यों ने। जब ये तीनों अपनी प्राकृत अवस्था में रहते हैं तो शरीर को धारण करते हैं, और जब विकृत अवस्था में होते हैं तब अन्य धातुओं और मलों को दूषित करते हैं, इसलिए इन्हों को दोष कहा गया है। देखो, आचार्यों का कहना है कि यहाँ पे दोषों से वात पित्त कफ को लेते हैं, और जब ये साम्य अवस्था में होते हैं तब ये शरीर को धारण करते हैं, शरीर को शक्ति पहुँचाते हैं, शरीर को स्वस्थ रखते हैं। पर जब ये विकृत हो जाते हैं तो अन्य धातुओं को और मलों को, मतलब जो भी हमारे शरीर में 7 धातुएं मौजूद हैं और जो 3 प्रकार के मल मौजूद हैं, उन्हें दूषित कर देते हैं, मतलब उन्हें भी विकार कर देते हैं। इसलिए इन्हें दोष कहा जाता है। इसके पश्चात अपना दूसरा वर्ग आता है धातु वर्ग। जो हमारे शरीर में 7 धातुएं कौन कौन सी हैं? रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। ये 7 धातुएं हमारे शरीर में। ये 7 धातुएं शरीर को धारण करती हैं, मतलब यही धातुएं हैं जो हमारे शरीर को धारण करती हैं, जो बना के रखती हैं शरीर को, इसलिए इन्हें धातु कहा जाता है। इसके बाद देखते हैं हम अपना मल वर्ग। मल में कौन कौन से आते हैं? 3 मल आते हैं। पहला है मूत्र, दूसरा है पूरीस और तीसरा है स्वेद। स्वेद मतलब स्वेट, पूरीस मतलब स्टूल और मूत्र मतलब यूरिन। ये शरीर को मलिन करते हैं, इसलिए इन्हें मल कहा जाता है। देखो, मलिन शब्द है, इसको हम दूसरा तरीका सोचने का ये है कि ये शरीर को मलहीन करते हैं। मल धन हीन, ये इसकी सही संधि नहीं है, बस हम इसको याद रखने के लिए बता रहे हैं। ये शरीर को मलहीन करते हैं, मतलब जो हमारे शरीर में मल है, जो हमारे शरीर में कचरा या जो वेस्ट प्रोडक्ट बन रहा है उसको निकाल देते हैं, मतलब शरीर से मल बाहर निकाल के फेंक देते हैं, इसलिए इन्हें मल कहा जाता है। अपने अपने स्थानों पर रहते हुए नियमित क्रियाओं को करते हुए दोष धातु व मल शरीर की वृद्धि में सहायक होते हैं। मतलब अगर ये दोष धातु है और मल हैं, ये अपनी अपनी जगह पर रहते हैं, अपने अपने स्थानों पर रहते हैं और अपना अपना काम करते हैं। ये सारे अगर अपना काम परफेक्शन से करेंगे तो हमारा शरीर बढ़ेगा, मतलब शरीर की वृद्धि होगी, स्वस्थ रहेगा, क्षय नहीं होगा। पर अगर यही चीज़ें विकृत हो जाती हैं तो हमारे शरीर का क्षय अपने आप होने लगेगा, दूषित हो जाएगा शरीर, वृद्धि नहीं होगी, रोगी काया हो जाएगी।
बीमार हो जाएंगे हम। इसके बाद हमारा जो दूसरा टॉपिक है वो है स्त्रोतस। तो स्त्रोतस शुरू करने के पहले हम सबसे पहले बताते हैं कि स्त्रोतस यहाँ पे अपने बॉडी में प्रेजेंट जो चैनल्स होते हैं ट्रांसपोर्ट के लिए, उन्हें कहा गया है स्त्रोतस। जो हमारा ब्लड ट्रांसपोर्ट होता है, फूड होता है और लिम्फ होते हैं, उसका जितने भी ट्रांसपोर्टिंग चैनल्स हैं उन सबको स्त्रोतस कहा गया है। स्त्रोतस से अगर देखो ट्रांसपोर्ट हो रहा तो इसका मतलब उसमें एक कैपिलरी होगी, मतलब एक पाइप जैसा स्ट्रक्चर होगा, और पाइप जैसे स्ट्रक्चर के अंदर हॉलो होगा, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होगा स्त्रोतस में। अब अपन देखते हैं माइक्रो करके देखते हैं इसको। तो एक एग्जांपल में देखेंगे, जैसे सबने मटका देखा है, घड़ा। तो घड़े में जब अपन गर्मी के मौसम में पानी भर के रख देते हैं तो पानी थोड़ा थोड़ा कर रिस के बाहर आ जाता है। तो जो वो रसन क्रिया होती है, जो वो रिश्ता है पानी, वो स्त्रोतस में से रिश्ता है। मतलब बारीक पोर्स होते हैं जिनके कारण वो रिस के बाहर आ जाता है, वो होते हैं माइक्रो स्त्रोतस। अब अपन इसका श्लोक देखते हैं। श्रवणात् स्त्रोतांसी, मतलब जिसमें श्रवण क्रिया होती है उसे स्त्रोतस कहते हैं। जिस चीज़ में श्रवण क्रिया होती है, मतलब जैसे छन्नी है, छन्नी में से चाय छानते हैं, नीचे गिर जाती है, उसमें श्रवण क्रिया हो रही है, वो एक स्त्रोतस है। कपड़ा है, कपड़े के ऊपर से पानी डालते हैं, नीचे से निकल जाता है, वो एक स्त्रोतस है। पाइपलाइन है, पानी की टंकी से लेके हमारे घर तक पानी पहुंचाती है, वो लाइन ट्रांसपोर्ट कर रही है, चैनल का काम कर रही है, वहाँ से ले जाके हमारे घर तक पहुंचा रही है, वो भी एक स्त्रोतस ही है। ऐसे ही हमारी ह्यूमन बॉडी में बहुत सारे चैनल्स होते हैं, उन्हीं चैनल्स को आयुर्वेद में स्त्रोतस कहा गया है। आचार्य सुश्रुत के अनुसार स्त्रोतस मूल आकाशीय अंश, देखो अभी हमने बताया कि स्त्रोतस के अंदर हॉलो स्पेस होगा, और आप सबको पता है हॉलो स्पेस किसका गुण है? आकाश का। आकाश पंच महाभूत का गुण है हॉलो स्पेस। और आचार्य चरक ने स्त्रोतस की संख्या 13 मानी है, बाकी आचार्य सुश्रुत ने 14 मानी है, क्योंकि आचार्य सुश्रुत ने एक स्त्रोतस एक्स्ट्रा बताया, वो हम देखेंगे आगे। वीडियो में जुड़े रहो, आगे अपन देखते हैं कि आचार्य सुश्रुत ने कौन सा एक स्त्रोतस एक्स्ट्रा माना है। स्त्रोतस के कार्य देखते हैं। स्त्रोतस के कार्य क्या होते हैं? भावों की उत्पत्ति एवं विनाश, धातुओं का वहन करना। धातुओं का वहन करना से हम क्या समझ रहे हैं? धातुओं का इधर से उधर ट्रांसपोर्ट करना, एक जगह से दूसरी जगह उनको वहन करना, ट्रांसपोर्ट करना, ये होते हैं स्त्रोतस के कार्य। अब अपन देखेंगे सारे स्त्रोतस के प्रकार, कि स्त्रोतस कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले अपन जाएंगे प्राणवाह स्त्रोतस में, जिसमें क्या क्या आता है? प्राणवाह स्त्रोतस, इसको आयुर्वेद में कहा गया है, और मॉडर्न में कहा जाएगा ये पल्मोनरी ब्लड वेसल्स और ट्रैकिया ब्रोंकाई। ठीक है, इससे आप कोरिलेट कर पाएंगे चीज़ों को कि प्राणवाह कह तो दिया है, पर वो असल में है क्या, समझ में नहीं आएगा। तो जब आप ऐना में देखेंगे, मॉडर्न ऐना में देखेंगे, तो आपको समझ आ जाएगा कि वो पल्मोनरी ब्लड वेसल, ट्रैकिया और ब्रोंकाइस को ही प्राणवाह स्त्रोतस कहा गया है। इसमें आचार्य चरक के अनुसार क्या माना गया है? हृदय और महास्त्रोतस। और आचार्य सुश्रुत ने क्या माने हैं इसमें? हृदय, रसवाहिनी, धमनियाँ। ऐसे ही आचार्य चरक और आचार्य सुश्रुत ने जो अलग अलग स्त्रोतस माने हैं, उनके भी अपन डिफरेंस देखते जाएंगे कि उन दोनों आचार्यों ने कौन सी चीज़ को अलग माना है और कौन सी चीज़ को सेम माना है। जैसे अगले वाले में देखते हैं अपन उदकवाह स्त्रोतस। उदकवाह स्त्रोतस में आते हैं, उसी को उदकवाह स्त्रोतस को ही अपन कहते हैं लिम्फ कैपिलरीज। और लिम्फ कैपिलरीज में क्या आएगा? उदकवाह स्त्रोतस के अंतर्गत क्या आएगा? तालु, क्लोम। आचार्य चरक के अनुसार और आचार्य सुश्रुत के अनुसार भी तालु और क्लोम है, मतलब दोनों आचार्यों ने उदकवाह स्त्रोतस को सेम माना है। इसके आगे देखते हैं अपन अपना तीसरे नंबर वाला स्त्रोतस कौन सा है? अन्नवाह स्त्रोतस, मतलब ऐसा स्त्रोत, ऐसा चैनल जो हमारे अन्न का, जो हमारे भोजन का वहन करता हो, मतलब उसको ट्रांसपोर्ट करता हो। उसमें क्या आएगा? आमाशय और वाम पार्श्व। आचार्य चरक के अनुसार, आचार्य सुश्रुत के अनुसार क्या आएगा? आमाशय और अन्नवाही धमनियाँ। अन्नवाह स्त्रोतस को ही हम क्या बोलते हैं? और एलिमेंट्री कैनाल।
अब समझ गए होगे, जब हमने बोला एलिमेंट्री कैनाल तब सब कुछ क्लियर हो गया होगा कि इसमें क्या क्या आ सकता है, वही हम यहाँ पे लिख देंगे। और जब वही हमारे आचार्यों ने पहले से लिख के दिया है। ये 3 स्रोतस हो गए कौन कौन से, देखो हम याद भी कराते जा रहे हैं साथ साथ में, इसलिए इनको याद करते जाओ, इंपॉर्टेंट है, इनसे बहुत क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहला प्राणवाह, उदकवाह, अन्नवाह, इनको डिवाइड करके याद करते हैं, ठीक है। पहले 3 इंपॉर्टेंट स्रोतस देखेंगे, प्राणवाह, उदकवाह, अन्नवाह। उसके बाद देखते हैं अपन 7 स्रोतस, वो जिनसे हमारी धातुओं का वहन होता है। अब 7 धातुएं कौन कौन सी थी हमारी, सबसे पहले रस, फिर रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र, ये 7 धातुएं थी। और इन्हीं 7 धातुओं के अपन 7 स्रोतस और देखें तो कितने हो जाएंगे अपने 7, और जो 3 हमने ऊपर पढ़े हैं वो 7 और 3 10, ठीक है। फिर इसके बाद आगे का बताएंगे हम। सबसे पहले अपन देखते हैं रसवाह स्रोतस, जिसको अपन कहेंगे क्या, सिस्टमिक ब्लड कैपिलरीज, सिस्टमिक ब्लड कैपिलरीज। इसमें कौन कौन से आएंगे, हृदय और 10 धमनियाँ, ये आचार्य चरक के अनुसार है। और हृदय और रसवाहिनी धमनियाँ, ये आचार्य सुश्रुत का मत है। ऐसे ही अपन देखेंगे आगे रक्तवाह स्रोतस, जिसमें आ जाएंगे क्या, ब्लड कैपिलरीज ऑफ लीवर एंड स्प्लीन। अब हमें एनाटॉमी के अकॉर्डिंग बताओ कि हमारा जो ब्लड है वो कहाँ से शुरू होता है वहन करना, लीवर से और स्प्लीन से, प्लीहा को ही स्प्लीन कहते हैं। तो लीवर से और स्प्लीन से, वही सेम चीज़ हमें यहाँ हिंदी में लिखनी है। आचार्य चरक ने हमें बताया है कि हमारे रक्त का वहन होता है यकृत और प्लीहा, और आचार्य सुश्रुत ने क्या बताया है, यकृत, प्लीहा और रक्तवाही धमनियाँ। ऐसे ही अपन आगे देखेंगे मांसवाह स्रोतस, उसमें कहाँ क्या आएगा, ब्लड कैपिलरीज ऑफ मसल्स, मतलब ऐसी ब्लड कैपिलरीज जो मसल्स में ट्रांसपोर्ट करती हैं, जो मसल्स को चैनल करती हैं। तो स्नायु और त्वक मतलब स्किन होता है, और आचार्य सुश्रुत ने क्या बताया, स्नायु, त्वक, रक्तवाही धमनियाँ, ये एक ही वर्ड है, स्नायु, त्वक और एक वर्ड है रक्तवाही धमनियाँ, ये आचार्य सुश्रुत के अनुसार है। इसके बाद अपन देखते हैं मेदवाह स्रोतस, मतलब ब्लड कैपिलरीज ऑफ एडिपोज टिश्यू। मेद हमारी बॉडी का जो फैट है वो, उसका वहन कहाँ से होता है, 2 वृक्क और बपा वहन, और ये बताया हमारे आचार्य चरक ने, कटी और 2 वृक्क। अब देखो दोनों आचार्यों ने एक कॉमन चीज़ ली है, 2 वृक्क। आचार्य सुश्रुत ने क्या बताया है, 2 वृक्क और कटी। आचार्य चरक ने हमें क्या बताया है, 2 वृक्क और बपा वहन। अब मेद के बाद क्या आती है हमारी धातु, अस्थि। तो अस्थि को याद करने का सबसे बेस्ट तरीका है, अस्थि के पहली वाली धातु लिख दो मेद, और एक वर्ड याद कर लो जगन। ब्लड कैपिलरीज ऑफ वोन्स, मतलब वोन्स में जाने वाली ब्लड कैपिलरीज को ही अस्थिवाह स्रोतस कहा गया है आचार्य चरक के अनुसार। इस पर आचार्य सुश्रुत ने अलग से कोई मत नहीं रखा है, उनका भी सेम ही है कि मेद और जगन ही आचार्य सुश्रुत ने भी माना है। ऐसे ही मज्जा के साथ हुआ था, मज्जावाह स्रोतस में आचार्य सुश्रुत ने कोई अलग से पॉइंट नहीं दिया है, उनको सेम ही माना है जो आचार्य चरक ने माने। तो मज्जा के पहले वाली धातु कौन सी है, अस्थि। तो जो भी ब्लड कैपिलरीज जाएंगे या जो भी चैनल्स ट्रांसपोर्ट होंगे वो अस्थि से होकर गुजरेंगे, इसलिए सबसे पहले इन्होंने अस्थि लिखा है, फिर उसके बाद संधियाँ, ठीक है। ब्लड कैपिलरीज ऑफ बोन मैरो, आचार्य चरक के अनुसार कौन कौन सी हैं, अस्थि और संधियाँ। उसके बाद आते हैं हमारे चैनल, कौन सा, लास्ट धातु सबसे अंतिम धातु कौन सी होती है, शुक्रवाह स्रोतस, मतलब जो हमारा सीमन है, स्पर्म, वो उसका वहन करने वाला, तो वो कहाँ से होता है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से और वास डिफरेंस से, ये सबको पता है। ये जब हम नीट की तैयारी कर रहे थे तब भी हमने पढ़ा था, उसके पहले भी जब भी हमने टेस्टिकल्स की एनाटॉमी देखी थी तब भी देखा था कि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से और वास डिफरेंस से ही हमारे शुक्र का, सीमन का, स्पर्म का वहन होता है, मतलब ट्रांसपोर्ट होता है।
तो इसमें सबसे पहले तो डाल देंगे हम अपने 2 टेस्टिकल्स, मतलब 2 वृषण, और सेफ, ये आचार्य चरक के मत अनुसार है। आचार्य सुश्रुत के मत अनुसार क्या है, 2 स्तन और 2 वृषण। ठीक है, ये चीज़ें याद रखना। सबसे पहले स्त्रोतस के नाम याद रखो। 3 अपने सबसे इम्पोर्टेंट वाले ऊपर जो दिए गए, प्राणवाह, उदकवाह, अन्नवाह। ठीक है, ये 3 हो गए। फिर उसके बाद हमारी 7 धातुओं वाले स्त्रोतस, मतलब जो 7 धातुओं को चैनल करते हैं। कौन कौन से हैं वो, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्रवाह स्त्रोतस। उनके अंदर जो जो भी आचार्यों ने बताया वो लिख लेना। उसके बाद सबसे अंतिम में क्या देखेंगे अपन, अपना मल का वहन करने वाले स्त्रोतस। देखो इजी है याद करना। 3 प्राणवाह, उदकवाह, अन्नवाह, 7 धातु, टोटल कितने हो गए, 10। और फिर उसके बाद आखिरी में देखेंगे 3 कौन से, मल का वहन करने वाले। मन कौन कौन से होते हैं, मूत्र, पुरुष और श्वेत। तो मूत्रवाह स्त्रोतस, पुरुषवाह स्त्रोतस और श्वेतवाह स्त्रोतस, तो 3 ही हो गए। मतलब टोटल कितने हो गए हमारे, 13 स्त्रोतस हमें याद हो जाएंगे। और बिना लॉजिक लगे, बस तुम्हें ये देखना है कि कौन सा कहाँ फिट करना है। तो अब अपन देखते हैं मल का वहन करने वाले स्त्रोतस। मूत्रवाह स्त्रोतस, ये क्या, मूत्र का वहन कहाँ से होता है, हमारे यूरिन का वहन कहाँ से होता है, यूरेटर, यूरेथ्रा, यूरिनीफेरस ट्यूब्यूल से, जिसमें आचार्य चरक के अनुसार क्या है, वस्ती और वंशा, और आचार्य सुश्रुत के अनुसार वस्ती और मृड। ठीक है, और पूरी इसका वाहन कहाँ से होता है, मतलब हमारा स्टूल कहाँ से पास होता है, लार्ज इंटेस्टाइन और कोलोन। ये बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से कोरिलेट कर पा रहे होंगे अब। और जहाँ तक हमें अंदाज़ा है, समझने में कोई परेशानी नहीं जा रही होगी। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो रही तो हमें कमेंट में लिख के बताओ, हम उसको और अच्छे से बता देंगे, समझा देंगे। ठीक है, पुरीसवाह स्त्रोतस में जो हमारा स्टूल होता है उसका वहन कहाँ से होता है, ये सबको पता है। स्टूल कहाँ से वहन होता है, लार्ज इंटेस्टाइन से, कोलोन से। तो ऐसे ही हमारे आचार्यों ने बताया है। आचार्य चरक के अनुसार पक्वाशय और स्थूल गुदा, आचार्य सुश्रुत के अनुसार पक्वाशय और गुदा। इजी है याद रखना। अब लास्ट में देखते हैं अपन अपना स्वेदवाह स्त्रोतस। स्वेद होता है स्वेट, तो स्वेट कहाँ से निकलेगा, पेरिफेरल और क्यूटेनियस ब्लड कैपिलरीज। सबको पता है स्वेट कहाँ से होता है, स्वेट कहाँ से निकलता है, हमारी स्किन से। और स्किन में कौन सी वाली ब्लड कैपिलरीज होती हैं, क्यूटेनियस और पेरिफेरल। वैसे ही हमारा आचार्य ने बताया क्या, मेद होता है फैट हमारा, तो फैट से ही देखो मेद का मल स्वेद कहा गया है। मतलब जो हमारा फैट है उसका वेस्ट मटेरियल स्वेट को बताया गया है। ये जब हम मेद धातु पढ़ेंगे तब और अच्छे से देखेंगे, पर अभी के लिए आइडिया देने के लिए बता दिया है कि मेद यहाँ पे क्यों लिखा गया है। मेद के मल को ही स्वेद बोला गया है। जैसे अस्थि का मल होता है उसको अपन नाखून और हेयर इन सब चीज़ों को लेते हैं, वैसे ही मेद के मल को स्वेद लेते हैं। और स्वेद में क्या क्या आएंगे आचार्य चरक के अनुसार, मेद जो फैट हमारा, और लोमकूप मतलब जो हमारे स्किन के ऊपर हेयर फॉलिकल्स होते हैं उनके जब अपन माइक्रो करके देखेंगे तो छोटे छोटे बारीक गड्ढे होंगे। लोम मतलब होते हैं हमारे स्किन के ऊपर वाले हेयर्स। ठीक है, और कूप मतलब कूप, अगर किसी ने हिंदी पढ़ी है पहले तो उसको पता होगा, कूप का मतलब होता है कुआं, कुआं मतलब गड्ढा। तो जो हमारे स्किन के ऊपर प्रेजेंट हैं हेयर फॉलिकल्स, उन्हीं के अंदर से जो माइक्रोपोर्स हैं उसी को ही लोमकूप कहा गया है आचार्य चरक के अनुसार। उसी में से हमारा स्वेद का वहन होता है। अब इसकी इंपॉर्टेंट एक और चीज़ देखते हैं, जो आचार्य सुश्रुत ने एक एक्स्ट्रा स्त्रोतस माना है वो कौन सा माना है। तो आचार्य सुश्रुत ने आर्तवाह स्त्रोतस बताया है, आचार्य चरक ने नहीं बताया है। आचार्य चरक ने यहीं तक बताया, पर आचार्य सुश्रुत ने इनके अलावा एक और एक्स्ट्रा बताया जो कि 14वें नंबर का स्त्रोतस हो जाता है आचार्य सुश्रुत के अनुसार। वो कौन सा है, आर्तवाह स्त्रोतस। आर्तवाह स्त्रोतस में क्या क्या लिया इनने, गर्भाशय और आर्तवाही धमनियाँ। आर्तव क्या होता है, मेंसेस, पीरियड्स, उसी को ही आर्तव कहा गया है आयुर्वेद में। आचार्य सुश्रुत के अनुसार ये 14वें नंबर का स्त्रोतस है जिसमें लिया गया है गर्भाशय और आर्तवाही धमनियाँ।
तो NCISM के सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी हमारा सेकंड चैप्टर आ रहा था क्रिया शरीर का, उसमें से यही दोनों टॉपिक थे जो कि सिलेबस में हैं सेकंड चैप्टर में। आज हमारा क्रिया का सेकंड लेक्चर और सेकंड चैप्टर दोनों कंप्लीट होते हैं। उसके बाद हम इसके आगे के लेक्चर्स देखेंगे और इसके बाद NCISM के सिलेबस में जो भी थर्ड चैप्टर आएगा उसको पढ़ेंगे। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। कोई भी प्रॉब्लम हो, समझने में कोई प्रॉब्लम जा रही हो तो कमेंट सेक्शन में लिख के बता दो, हम उसी टाइप से और अच्छे से समझाते जाएंगे। थैंक यू।